एक समय की बात है। मनोहर अपनी पत्नी रीमा, बेटे मोनू और बेटी पिंकी के साथ दिल्ली में रहता था। मनोहर की नौकरी काफी अच्छी खासी थी। उसे हर साल गर्मियों में 10 दिन की छुट्टियां भी मिलती थी। मनोहर हर साल उन छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमने जाया करता था। इस बार भी वो घूमने का प्रोग्राम बनाता है। ट्रेन की 4 टिकट बुक कर देता है। सभी घूमने जाने के लिए बड़े ही खुश होते हैं। रीमा सबका अच्छे से सामान पैक कर देती है। रात की ट्रेन होती है तो टैक्सी लेकर सब लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अजय, अभी तो ट्रेन आई ही नहीं। मैंने बताया तो था, ट्रेन 11:30 बजे की है, पर तुमको तो इतनी जल्दी थी कि तुम 10:30 बजे ही जिद करने लगी कि चलो चलो, देर हो जाएगी। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गए पर लेट तो नहीं हुए ना। हम थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। बस फिर सब लोग स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद वहां एक ट्रेन आती है। लो, आ गई हमारी ट्रेन। आराम से चढ़ना और बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों, तुम जरा भी उछल कूद मत करना। जी पापा। सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो अपने डिब्बे में पहुंचते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे खिड़की वाली सीट पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको बाहर देखना होता है। पापा, ये ट्रेन कब चलेगी? बस बेटा, अभी सब लोग ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो ट्रेन चल पड़ेगी। बस तुम दोनों खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, ठीक है? हाँ मम्मी, हम हाथ बाहर नहीं निकालेंगे, बस दूर से देखेंगे। बस फिर ट्रेन चल पड़ती है। बच्चे बड़े ही खुश होने लगते हैं। रीमा और मनोहर भी बच्चों को देख बड़े खुश हो रहे होते हैं। बच्चे ट्रेन के बाहर देख रहे होते हैं पर रात होती है तो उस वजह से बाहर ठीक से दिख नहीं रहा होता। बच्चों को इतना मजा आ रहा होता है कि वो सोने का नाम ही नहीं ले रहे होते। बच्चों, अब काफी देर हो गई है, अब तुम दोनों चुपचाप सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगे तो हम पहुंच चुके होंगे, ठीक है? फिर कल हमें बहुत सारा घूमना भी तो है। हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही बोल रही हैं। चलो, दोनों अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। मनोहर भी सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है। ट्रेन चलती रहती है और सब मजे से सोते रहते हैं। फिर मनोहर की घड़ी का अलार्म बजता है जिससे मनोहर की आंख खुल जाती है। वो घड़ी देखता है तो उसमें 8 बज चुके होते हैं। मनोहर झांक कर देखता है तो बाहर एकदम अंधेरा होता है और ट्रेन रुकी हुई होती है। मनोहर अपनी पत्नी को उठाता है। रीमा, रीमा, देखना, सुबह के 8 बज गए हैं पर बाहर अंधेरा है। आपकी घड़ी खराब होगी, किसी और से टाइम पूछो। मनोहर आसपास वालों से पूछता है तो वो भी इसी बात से परेशान होते हैं कि उनकी घड़ी में भी 8 ही बज रहे हैं पर बाहर अंधेरा क्यों है। बड़ी अजीब बात है, क्या सबकी घड़ी थोड़ा खराब हो गई है? चलो भाई, जरा बाहर निकलकर पूछते हैं। हाँ भाई साहब, चलो चलते हैं। मनोहर और दूसरी सीट पर रमेश नाम का आदमी दोनों बाहर जाते हैं। उनके साथ और लोग भी चल पड़ते हैं। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो ट्रेन एक सुनसान घने जंगल में रुकी होती है और सामने एक बहुत ही बड़ा खंडहर होता है। सब बड़े परेशान होने लगते हैं और ड्राइवर के पास जाते हैं। अरे भाई साहब, ये आपने कहाँ ट्रेन रोक दी? कौन सी जगह है ये? आपने यहाँ ट्रेन क्यों रोकी? और सुबह के 8 बजे भी यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ट्रेन का ड्राइवर उधर मुंह करके बैठा होता है, पर जब वो मनोहर और बाकी लोगों की तरफ अपनी मुंडी घुमाता है तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक डरावना भयानक भूत होता है और ड्राइवर की लाश साइड में पड़ी होती है। सब बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। भूत! इसने तो ड्राइवर को मार डाला। हाँ, मैंने इसे मार दिया और मैं ये ट्रेन चुरा कर ले आया और मुझसे अब बचकर कोई नहीं भाग पाएगा। तुम सब अब मेरे कब्जे में हो और ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है, इसीलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। क्या? ये हम कहाँ फंस गए? हमें जाने दो, तुमने हमें क्यों कैद किया है? हाँ, प्लीज प्लीज हमें जाने दो। अंदर हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। अब कोई भी कहीं नहीं जा सकता। तुम सब अब मेरी दुनिया में कैद रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए, और मेरी गुलामी करोगे।
इतनी देर तक जब ये लोग अंदर नहीं जाते तो बाकी के लोग भी ट्रेन से बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे ट्रेन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जब सब लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तभी भूत ट्रेन के अंदर से बाहर कूद कर आ जाता है। सब लोग उसे देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। भूत भूत! सब लोग शांति रखो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तू तो बड़ा बहादुर है, पर तेरी बहादुरी किसी काम नहीं आएगी। तू या तेरा परिवार कोई भी मेरी दुनिया से वापस नहीं जा सकता। भूत हंसता हुआ वहां से चला जाता है और सामने वाले खंडहर के अंदर चला जाता है। भूत के जाते ही सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या मुसीबत में फंस गए हम, ये ट्रेन हमें कौन सी जगह ले आई है। हाय राम, मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रही थी, पर यहाँ तो भूत के ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। क्या हम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ट्रेन हमारी दुनिया से इस दुनिया में आ सकती है तो वापस जाने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बस हमें उस रास्ते का पता करना होगा। एक काम करो सब लोग, अलग अलग जगह जाकर यहाँ से निकलने का कोई सुराग ढूंढो। सब लोग हर जगह फैल जाते हैं। कोई जंगल में रास्ता ढूंढता है तो कोई ट्रेन के आसपास, कुछ लोग खंडहर में जाते हैं तो कुछ बाकी जगह। किसी को कोई भी सुराग नहीं दिखता और सब थक हार कर वापस उसी जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लोग अपने बचने की उम्मीद खो चुके होते हैं कि तभी भूत अपनी नींद पूरी करके आ जाता है। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, आज मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं, मम्मी 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 मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। भूत मोनू का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। रीमा और मनोहर भूत के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, इसे छोड़ दो। भूत किसी की एक नहीं सुनता और घसीटते हुए मोनू को ले जाता है। दूर आग जल रही होती है जिसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई होती है। उस कढ़ाई में गरम तेल उबल रहा होता है। भूत मोनू को वहीं पेड़ से बांध देता है। मोनू बेचारा चीख चिल्ला रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। इधर मनोहर बस कैसे भी वहां से अपने बच्चे को बचाने और वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। कहीं तो कुछ तो सुराग होगा। एक बार फिर से ड्राइवर की सीट पर जाता हूँ। हाँ। मनोहर वापस ड्राइवर की सीट पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि ड्राइवर की सांसें अभी भी चल रही है। वो ड्राइवर को जल्दी से पानी पिलाता है। भाई, ओ भाई, उठो उठो ना। हाँ हाँ हाँ। तुम जिंदा हो? शुक्र है भगवान का, तुम जिंदा हो। वो भूत हमें अपनी दुनिया में ले आया है और अब मेरे बच्चों को पकाकर खाने वाला है। हम सब ने यहाँ से वापस जाने के सारे रास्ते ढूंढ लिए पर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। रास्ता तो सामने है। सामने? कहाँ सामने? वो देखो, सामने जो इतना बड़ा पेड़ है उसमें कैसा अजीब सा गड्ढा है। यही है बाहर जाने का रास्ता। मनोहर फिर लोगों के पास जाता है और चुपके से सबको ट्रेन में जाकर बैठने को कहता है। सब लोग थोड़े थोड़े करके ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और भूत को कुछ शक भी नहीं होता। फिर अब मनोहर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। तू फिर आ गया, जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो बस अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाने आया हूँ। ठीक है। मनोहर फिर मोनू को गले से लगाता है और उसके कान में धीरे से बोलने लगता है। मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ पर तुम ऐसे ही रहना जैसे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। मनोहर फिर चुपके से मोनू के हाथ की रस्सी पीछे से खोल देता है पर मोनू हाथ पीछे ही रखता है। उसके बाद मनोहर जाने ही लगता है कि अचानक वो भूत को ही गर्म तेल में धक्का दे देता है। मनोहर और मोनू पूरी तेजी से ट्रेन की तरफ भागते हैं। ड्राइवर ट्रेन चलाने को तैयार होता है। फिर जैसे ही वो दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं, ड्राइवर तेजी से ट्रेन उसी पेड़ में घुसा देता है। उसके बाद एकदम अंधेरा छा जाता है। सब लोग अपनी दुनिया में आ जाते हैं
और सब लोग इतने खुश होते हैं और मनोहर की बहादुरी के लिए उसे शुक्रिया कहते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला अपनी गर्भवती पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत सारी गाय भैंस थी। वो रोज सुबह उनका दूध निकालता और शहर में बेचने जाता था। मोहन और कमला के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। कमला एक बेटे को जन्म देती है। मोहन अपने बेटे का नाम राजू रखता है और वो उसे खूब प्यार करता है। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह दूध निकालकर उसे साइकिल पर बेचने जाता है तो राजू उसकी तरह घुटने घुटने दौड़कर आने लगता है। अरे रे 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 बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ चले जा रहे हो? अच्छी, ये आपके साथ जाने के लिए बोल रहा है। देखो देखो कैसे आपकी गोद में जाने के लिए अंगा अंगा बोल रहा है। आजकल ये सब समझने लगा है। हाँ कमला, तुम सही बोल रही हो, पर अभी इसको संभालो, मुझे दूध बेचने जाना है। धीरे धीरे राजू 7 साल का हो जाता है। अब तो वो भी अपने पापा की साइकिल पर बैठकर कभी कभी गांव के चक्कर लगाने जाता है। राजू को अपने पापा की साइकिल पर घूमना बहुत ही पसंद होता है। वो अपने पापा को तब तक दूध बेचने नहीं जाने देता था जब तक वो उसे साइकिल पर घुमा नहीं लाते थे। राजू अपने पापा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन जब राजू सुबह सुबह मोहन के साथ जाने की जिद करने लगता है तो कमला बोलती है, ये लड़का तो जरा भी मेरे पास नहीं रहता, इसे तो बस हर वक्त आप ही चाहिए। अरे तो तुम इसे थोड़ा कम डांटा करो, फिर ये तुम्हारे साथ भी जाएगा। पापा, मुझे आपके साथ जाना है। पापा, मुझे भी साथ ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, मैं तो शहर जा रहा हूँ, वहाँ तुम कैसे जा सकते हो? मैं चुपचाप आगे बैठूंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा। ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। इतनी जिद कर रहा है तो ले जाओ ना आज इसे भी साथ, ये भी देखाएगा शहर। राजू की जिद के कारण मोहन उसे भी अपने साथ साइकिल पर बिठाकर दूध बेचने चल देता है। राजू को तो साइकिल पर बैठना वैसे ही बहुत पसंद होता है और उस दिन तो वो शहर जा रहा होता है, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो रास्ते में आसपास के पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर और बाजार देखते हुए जा रहा होता है कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी बड़ी ही स्पीड में होती है। मोहन अपनी साइकिल को दूसरी साइड मोड़ने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में बैठे लोग मोहन की परवाह न करते हुए गाड़ी स्पीड में लेकर आगे निकल जाते हैं। मोहन और उसका बेटा राजू उस गाड़ी से कुचल जाते हैं और पूरी सड़क पर दूध ही दूध फैल जाता है। राजू, राजू मेरा बच्चा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मोहन की आंखों के सामने उसका बेटा खून में लथपथ होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो गाड़ी काफी आगे जाकर रुकती है और उसमें से एक औरत सविता और एक आदमी सौरभ झांक कर देखते हैं। अच्छी, आपको क्या, मरने दो, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना कोई हमें देख न ले। वो आदमी और औरत अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक के बाद एक कोई न कोई गुजरता रहता है, पर सब मोहन और राजू को देख देख कर निकल जाते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं रुकता। मोहन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ता है, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता। काफी देर तक दोनों ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। मरने के बाद दोनों भूत बन जाते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज जिन लोगों की वजह से हमारी मौत हुई है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, ये लोग हमें बचा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और हम तड़प तड़प कर मर गए। चिंता मत कर मेरे बच्चे, हम एक एक करके इन लोगों से बदला लेंगे। अगली सुबह सौरभ के घर की बेल बजती है। सौरभ अपनी पत्नी को उठाकर बोलता है, मोहन दूध वाला आया होगा, मैं जाकर दूध लेती हूँ। सविता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मोहन और उसका बेटा राजू खड़े होते हैं। सविता को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं होता कि जिन लोगों का उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मोहन और राजू ही थे। मेम साहब, दूध। हाँ दे दो। वैसे ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा राजू है, अब से ये मेरे साथ ही आया करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तब तक तुम इस पतीले में दूध डाल दो। सविता मोहन को पतीला देकर अंदर से दूध के पैसे लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो वहाँ न मोहन होता है न राजू, बस जमीन पर दूध से भरा पतीला रखा होता है। अरे, ये मोहन पतीला ऐसे नीचे रखकर क्यों चला गया?
और दूध के पैसे भी नहीं लेकर गया। अजीब बात। सविता दूध को ले जाकर रसोई में रख देती है। सुबह जब सौरभ ऑफिस और उसके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं तो सविता सबके लिए एक एक गिलास दूध लेकर आती है। सब अपना अपना गिलास उठाकर दूध पीने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत अजीब स्वाद लगता है और वो सब बुरी तरह उल्टी करने लगते हैं और उनके मुंह से खून ही खून निकल रहा होता है। सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो दूध बाहर निकालते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके गिलास में दूध की जगह खून होता है। हे भगवान, मैंने तो अभी अभी सबको दूध ही दिया था, तो ये खून में कैसे बदल गया? और ये तुम सबको खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर में अचानक सब ठीक हो जाते हैं, पर उसी रात मोहन का भूत और राजू का भूत सविता के घर की फिर से बेल बजाते हैं। सविता बेल की आवाज सुनकर ही डर जाती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। सविता बाहर झांकती है पर उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। फिर वो दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ती ही है कि मोहन और राजू का भूत दूध लेकर सविता के सामने खड़े होते हैं। उनको देखकर सविता की चीख निकल पड़ती है। मेम साहब, दूध ले लो, दूध ले लो मेम साहब। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, भागो भागो, दूर हटो मुझसे। सविता वहाँ से भागने लगती है पर वो जहाँ भी जाती है वो भूत उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। सविता बड़ी मुश्किलों से अपने कमरे तक पहुँचती है और अपने पति सौरभ को उठाती है। अजी उठो, जल्दी उठो, वो भूत है वहाँ। क्या हुआ सविता, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? आपको नींद की पड़ी है और यहाँ मेरी डर के मारे हालत खराब है। नीचे भूत है, भूत। क्या बेकार की बातें कर रही हो सविता, चलो सो जाओ। सविता बहुत कोशिश करती है पर सौरभ नहीं उठता। सविता हार कर वहीं बगल में कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर फिर जब रात को सौरभ अपने कमरे में बैठा देर रात तक काम कर रहा होता है तभी कोई दरवाजा खोलता है। सविता, तुम दूध ले आई? चलो इसे यहाँ टेबल पर रख दो। थोड़ी देर हो जाती है पर कोई गिलास को टेबल पर नहीं रखता। सौरभ गुस्से से ऊपर देखता है तो सामने भूत होता है। भूत! दूध पी लो अंकल, दूध पी लो ना। नहीं नहीं, जाओ जाओ यहाँ से, दूर हटो, दूर हटो, जाओ यहाँ से। दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस भूत से बचाओ। सविता सविता, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सौरभ की आवाज सुनकर सविता वहां दौड़ती हुई आती है, पर उसके आने से पहले ही भूतिया बच्चा वहां से गायब हो जाता है और पूरे कमरे में दूध ही दूध होता है। वो मैंने अभी एक भूतिया बच्चा देखा सविता, मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी यहीं था, यहीं। मैंने तो आपको कहा ही था, और ये देखो पूरे कमरे में दूध ही दूध। उस कमरे में दूध ही दूध भरने लगता है। दोनों वहां से जल्दी से बच्चों के कमरे में भागते हैं तो वहां भी दूध ही दूध भरा होता है। वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। पूरा घर दूध में डूब रहा होता है और दोनों भूत उनके सामने खड़े हंस रहे होते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे मैं मरा था वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। हमने तुमको मारा? हाँ तुमने, तुम्हारी गाड़ी ने हमें ही कुचला था 4 दिन पहले और तुम लोग वहाँ से भाग गए थे। हमको मारते वक्त तुम लोगों को डर नहीं लगा और बचाते वक्त डर लग रहा था। आपके भी बच्चे हैं, फिर भी आपने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। हमें बस एक मौका दे दो। हम कैसे यकीन करें कि तुम ऐसा करोगे? नहीं, तुमको तो मरना ही होगा। बस हमें एक मौका दे दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप हमें मार डालना, पर बस एक मौका दे दो प्लीज। मोहन और राजू का भूत उनको एक मौका देते हैं। वो हर वक्त छुपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन जब सौरभ और सविता अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे होते हैं तो वो सड़क पर एक बूढ़ी सब्जी वाली की सारी सब्जी एक गाय टक्कर मारकर गिरा देती है। सौरभ और सविता जल्दी से अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उस आदमी को उसके नुकसान के काफी पैसे भी देते हैं। आखिर ये लोग सुधर ही गए। हाँ पापा। चलो तो फिर दूसरे घर में चलते हैं, उनको सुधारने, जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की। हाँ पापा।